प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो इल्ज़ामात चीफ जस्टिस पर लगे थे, उनकी सफाई में एक प्रोग्राम किया गया और उसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। और बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम था, मैंने भी थोड़ा सा सुना। मगर ये नौबत यहाँ तक क्यों पहुँची कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उसके चीफ जस्टिस के ऊपर जनाब इस तरह सोशल मीडिया पे बमबारी चल रही है और लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। इस पर मैंने कई प्रोग्राम किए, लेकिन जब तहकीक की गई तो हुआ ये है जो आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा अभी तक, कि पाकिस्तान के जो इंतखाबात हुए हैं उसको जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया ने और पाकिस्तान की मीडिया ने और जो दूसरे लोग हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि ये धांधली पर मबनी थे और हर तरफ धांधली का शोर था। तो अब होता ये हमारे मुल्क में कि सियासी पत्ते खेले जाते हैं और सियासी पत्ते जो लोग खेलते हैं वो सबसे बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान की। वो आप सबको पता है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। अब सारी दुनिया उनके पीछे पड़ी हुई थी कि आपने ये जो इंतखाबात करवाए हैं इनमें धांधली करवाई है और फिर वहाँ पाकिस्तान में लोगों को उठाया जा रहा है। बलूचिस्तान के जो हालात है वो आप सबकी नज़र में है, जो सिंध के हालात है वो भी पता आपको, पंजाब का भी पता है। तो लोगों की तवज्जो क्योंकि इंतखाबात की तरफ थी और लोग हमारे जो जर्नैल हैं उनको निशाना बना रहे थे कि इन लोगों ने चोरों को हमारे ऊपर दोबारा मुसल्लत करने का प्रोग्राम बना लिया है। और कल आप सबके इल्म में है कि पंजाब की जो असम्बली है उसका इजलास भी बुला लिया गया है और वहाँ पे वो लोग हलफ उठाएंगे जो जीते नहीं हैं। जो हार गए हैं वो हलफ उठाएंगे, मेरा मतलब है जो जीते हुए हैं वो आपको वहाँ पे नज़र नहीं आएंगे। धांधली का ये म्यार जो आज आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, ये मेरा ख्याल अरसा दराज से पाकिस्तान में तो ऐसे ही चल रहा है, लेकिन इस दफ़ा तो हद ही होगी। खैर, ये जो चीफ जस्टिस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने जनाब ये बयान दिया है, किसी ने उस बयान को जिस तरह मैंने सुबह के प्रोग्राम बताया था कि समझने की कोशिश नहीं की और इंतखाबात की जो धांधली थी उसको ज़रा उस प्रोग्राम को ठंडा प्रोग्राम करने के लिए सारा ध्यान जो था वो दूसरी तरफ कर दिया गया और हर तरफ सोशल मीडिया पे इसमें सिर्फ वो लोग शामिल नहीं है जो जाहल हैं, इसमें वो लोग भी सोशल मीडिया पे जब तहकीक हुई है तो शामिल हैं जिन्होंने ये इंतखाबात करवाए थे, वो लोग भी शामिल हैं ताकि अवाम का मुकम्मल ध्यान जो है वो चला जाए कि जनाब चीफ जस्टिस ने वो कवानीन ख़त्म कर दिए हैं जो अहमदियों के मतलब पाकिस्तान में आप सबको पता है कि बनाए गए थे। और फिर 295C 298C का भी साथ ही छोड़ डाल दिया। अब जो कवानीन आपने आर्डीनेंस के ज़रिए पास किए हुए, इनके जहन में था कि चीफ जस्टिस के एक बयान की वजह से वो तमाम ख़त्म हो गए। साथ ही आपने जो देखा कि टेम्परेचर जो है वो जो ध्यान लोगों का इंतखाबात की तरफ था, जो धांधली की तरफ था, वो बहुत कम हो गया और सारा इस तरफ जोर चला गया। फौरी तौर पर ऐलान शुरू हो गए कि जुमे को जल्द से जुलूस निकलेंगे, तमाम मजहबी जमातों जो है वो फौरी तौर पर मैदान में आ गई और जो असल मामला था उससे इनका ध्यान दूसरी तरफ चला गया। आपको पता है कि इस बयान से चंद दिन पहले ही, मेरा 1-2 दिन पहले ऐसे इतिहाद हो रहे थे PTI के साथ जिसमें सुन्नी तहरीक है या दूसरे लोग थे, मजहबी जमातें थी और इमरान खान की जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनके साथ जनाब ये मिलकर गवर्नमेंट बनाने के लिए भी ऐलानात कर रहे थे। और फिर एकदम ऐसा क्या हुआ कि एक ऐसा बयान चीफ जस्टिस से दिलवा कर तो आपने देखा कि गवर्नमेंट बनने जा रही है। शहबाज नवाज सब इकट्ठे हो गए और जो असल हकीकत थी वो वहीं की वहीं रह गई। हमारे क्योंकि लोग जज्बाती हैं और जज्बात में आकर उनको फिर ये समझ नहीं आती कि आपके साथ हो क्या रहा है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब इमरान खान को पहली दफ़ा गिरफ़्तार किया गया
तो जज्बात में आकर इनको पता था कि अवाम जज्बाती है, तो अवाम ने अपने लिए कितनी मुश्किलात खड़ी की। वो भी एक टेस्ट था कि देखेंगे जैसे ही अवाम निकलेगी तो 9 मई का जो वाक़या एक बनाया गया, और जिस तरह आज तक लोगों को पकड़ दकड़ के मारा पीटा जा रहा है, और फिर आज ही मुझे पता चला है कि बुशरा बेगम पर और इमरान खान पर वो मुद्दा डाल दिया गया कि इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया था लोगों को अकसाने का, गुमराह करने का, और उन्हीं की वजह से इतना बड़ा जी जो जना उसका नुकसान हुआ है, उसकी ज़िम्मेदारी भी इमरान खान पे है, 9 मई की भी इमरान खान पे है। तो लोग आपको पता है जज्बाती हो गए थे। फिर जब चीफ जस्टिस जो उस वक्त के थे, उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा था कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, और उस जुमले की वजह से फिर हम जज्बाती हो गए और फिर अदालतों के हक में हमने नारे लगाने शुरू कर दिए। तो जनाब जो हालात बने हुए हैं, कल ही मैं सोशल मीडिया पे कोई बातचीत सुन भी रहा था, बहस भी हो रही थी हमारी, कि 101 प्रोग्राम बनाए हुए हैं जो सबसे बड़ी सियासी जमात है उसने। आपकी सोच जहाँ पे ख़त्म होती है उनकी सोच वहाँ से शुरू होती है। आप एक प्रोग्राम बनाते हैं, वो अपने मुताबिक प्रोग्राम पेश करके फिर एक नया पता खेल देते हैं। हमारी इमाम जो है वो समझ ही नहीं पा रही कि उनको साथ हो क्या रहा है और वो कहाँ पे पहुँच रहे हैं। अभी ये बयान देने के बाद साथ ही जी चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने बयानात दिए हैं सोशल मीडिया पे, उनकी गिरफ्तारी शुरू होगी, और फिर लोगों को अपनी अपनी पड़ गई। और वो भी बात जो पहले मैं कह चुका हूँ कि इंतखाबात वहीं के वहीं रह गए, और वो प्रोग्राम वहीं पर बढ़ गया और नया प्रोग्राम शुरू हो गया। तो जनाब ये जो मजहबी नफ़रत का मैदान आज का सजा हुआ है, जिसके लिए चीफ जस्टिस को खुद आके सफाइयाँ पेश करनी पड़ रही हैं, और बताया जा रहा है कि इस्लामी तालीमात क्या है, और वो शायद अच्छा मज़े की बात है, 2 वकील थे वहाँ में, सीनियर वकील। जब चीफ जस्टिस ने उनसे सवालात को इस्लामी किए तो कहते हमें भी पता नहीं। वो कहते हमारे इतना हमें इल्म नहीं है। ठीक है, नहीं होता ज़हनी तौर पे बंदा तैयार, मगर बहुत ही सादा से 2 सवाल थे। तो जनाब पाकिस्तानी कौम जब तक होश से काम नहीं लेगी, जब तक ये जोश से इस तरह हालात का मुकाबला करते रहेंगे, ना तो पाकिस्तान के हालात ठीक होने वाले हैं, ना ही पाकिस्तानी कौम जो है उसको समझ आ सकती है, और ना ही हम इस जहालत से निकल सकते। और यही चीज़ें हैं जो वो लोग चाहते हैं, जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, कि ये बिल्कुल अपनी ज़िंदगी जहालत में गुजारते रहें और इनको होश भी ना आए, और आप उनको पूरा पूरा मौका देते। आप बग़ैर तहकीक किए आगे सोशल मीडिया पे गालियाँ बकनी शुरू कर देते हैं, इतनी इतनी गंदी गालियाँ दे रहे। और मुझे हैरानगी है कि ऐसे सीनियर बंदे हारून रशीद जैसे, वो समी जैसे, और भी वहाँ पे बैठे हुए इस तरह का भाषण दे रहे हैं जी, ये क्या इसने कह दिया। उनको समझ नहीं आई। जब आपके इंसाफियों को समझ नहीं आ रही, समी इब्राहिम और या जिस तरह मैंने वो दूसरे बुजुर्ग को कहा है, तो फिर आम पब्लिक को कहाँ से आएगी। हमारे साफ़ी उनको भी नहीं पता कि कोई फ़ैसला नहीं है, एक बात हुई, एक ज़मानत हुई केस में, और बताया ये या जो हमने कई दफ़ा आपको बताया कि वो केस जो है वो बाद में दर्ज हुआ, पहले का था, और FIR जब दर्ज हुई तो उसमें दफ़ा गलत लगाई गई, 298C 295 जो मिलता है वो लगा देते हैं। इसमें किसी दिन हम फिर प्रोग्राम करेंगे, लेकिन मैं ये चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आवाम को समझना चाहिए, आवाम को इस जहालत से निकलना चाहिए, और फौरी तौर पर जज्बात में आके तो मजहबी तौर पर ये नहीं कि सड़कों पे निकल रहा हो। अब जुमे पे खुतबा जो असल तलीम थी वो तो रहेगी, नफ़रत की तलीम शुरू हो जाएगी। तमाम मजहबी जमातें जी जुमे को जी बस इकट्ठे हो जाओ, फाड़ लो, ये हो गया वो हो गया, इंतखाबात वाला मामला वहीं रह गया, वो गवर्नमेंट बन जाएगी धांधली के ज़रिए, चीफ जस्टिस के ऊपर डाल दिया गया, बाद में चीफ जस्टिस भी माजरत कर लेगा जो भी वो तशरीह तो पेश कर रहा है। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि पाकिस्तान की हालत सिर्फ इसी वजह से ख़राब है कि तलीम की कमी है, जहालत में इजाफा है। नाज़रीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। आज
ये वाक़या जो बता रहे हैं आपको सच्चा वाक़या है जर्मनी से। इस वाक़या को हमने इस प्रोग्राम में शामिल किया है। लड़की का नाम है रेमोना और ये जर्मन है। 18-20 साल इसकी उम्र थी। कई दफ़ा इंसान जल्दबाजी में गलत कदम उठाता है और वो उसके लिए मुसीबत बन जाता है। हुआ ये कि ये लड़की भी इसी तरह जल्दबाजी में और सब्र नहीं किया। अगर थोड़ा सा सब्र कर लेती तो शायद आज ये जिंदा होती। इस वाक़या से आप भी सबक हासिल कर सकते हैं। हुआ ये कि जर्मनी में ये लड़की अपने घर में सो रही थी कि रात के वक़्त इनके घर पर किसी ने हमला किया और इस लड़की ने सुन लिया। जब इसने शीशे से देखा खिड़की से तो बाहर कोई इनके घर में साइकिल को इसकी को छेड़ रहा था, कुछ कर रहा था। तो इसने अपने वालिद को बताया और इसका वालिद भी उसी वक्त उठा और देखा बाहर गार्डन में एक बंदा है। जैसे ही ये बाहर निकले तो वो बंदा गायब हो गया। पुलिस को रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई क्योंकि कोई नुकसान नहीं हुआ। अब हुआ ये कि चंद दिन बाद ये लड़की साइकिल पे वहाँ पे जो डिस्को था, क्लब था, कोई 8-10 किलोमीटर दूर वहाँ पे गई और वहाँ इसको इसके जो इलाके के गांव के लोग थे वो मिले, लड़के लड़कियाँ, और फिर वहाँ इकट्ठे इन्होंने डांस पार्टी की, जो भी हमारा डिस्को में इन्होंने किया, क्लब में। अब वहाँ जो लड़कियाँ वापस गांव आना चाहते थे वो बाहर निकले। जब बाकायदा तौर पर उन्होंने ऐलान कर दिया कि बंद हो रहा, डिस्को क्लब बंद हो रहा है, तो ये लड़की जो है वहाँ पे सब्र नहीं कर सकी और ये अकेली रात को कुछ 12:30 बजे साइकिल पे अपने गांव की तरफ चल पड़ी। जो दूसरे लड़के लड़कियां थे, जब उन्होंने देखा कि ये लड़की गायब है रमोना, तो वो हैरान हुए कि ये गई कहाँ 1 सेकंड में। परेशान भी हुए मगर उन्होंने सोचा कि शायद किसी के साथ चली गई है। ये उनको पता था कि ये साइकिल पे आई हुई है और ये लोग भी फिर उसी गांव के थे तो उसी तरफ चल पड़े। कोई 3-4 किलोमीटर जब ये गए, क्योंकि खेत थे, तो वहां पे इन्होंने 2 साइकिल देखी। एक औरतों वाली साइकिल, यहाँ पे सबको पता है जो यूरोप में रहते हैं, पाकिस्तान में तो औरतें साइकिल नहीं चलाती, कि ख़वातीन की साइकिल अलहदा होती है, मर्दों की अलहदा होती है। खैर, तो दोनों साइकिल इन्होंने देखी वहाँ पड़ी हुई, तो ये हैरान हुए कि ये लोग कहाँ पे हैं। तो इन्होंने समझा कि कोई गलत काम के लिए खेत में गए हुए हैं और साइकिल यहाँ पे छोड़ दी। एक लड़की ने कहा कि ये तो रमोना की एक साइकिल है, तो दूसरे ने कहा कि शायद इसको कोई मिल गया, क्योंकि यूरोप है, यहाँ पे आपको पता खुला माहौल है हर चीज़, तो ये शायद किसी गलत काम के लिए किसी बंदे के साथ खेतों में चलेगी, क्योंकि एक मर्दों वाला साइकिल है, एक ख़वातीन वाला है। ये चले गए, वहाँ रुके नहीं, 1 सेकंड के लिए या 1-2 मिनट के लिए रुके, इधर उधर नजर मार के चले गए। फिर एक और ग्रुप पीछे से आया, उस ग्रुप ने भी इसी तरह देखा कि 2 साइकिल जो है वो वहाँ पे पड़े हुए हैं और वो भी गुजर गई। फिर एक कार वाला गुजरा, उसने भी 2 साइकिल देखे। उसके बाद साइकिल गायब हो गए, दोनों नजर नहीं आए। जो लोग बाद में वहां से गुजरे, जो क्लब से आ रहे थे, उन्होंने ये कहा कि हमने रास्ते में कोई चीज़ नहीं देखी। पुलिस को ये बयान दिया और पुलिस ने जब सुबह इस लड़की को देखा कि आई नहीं है, उसके वालिदैन ने, और पुलिस को रिपोर्ट दर्ज की, तो पुलिस ने पूछा कि आपको पता है कितने बजे तक आप जागते रहे? तो उन्होंने कहा तो पता ही नहीं, हमारे जेहन में था कि ये रात को आके अपने कमरे में सो गई होगी, तो सुबह देखा तो कमरे से गायब थी। और फिर पुलिस हरकत में आई, उन्होंने जो भी तरीकाकार होता है उसी के मुताबिक इसे ढूंढना शुरू किया और एक वही जहाँ पे साइकिल था, एक साइकिल जो था वहाँ से उनको मिला। और इसी तरह पर थोड़ी दूर उन्होंने देखा जाके तो एक लाश पड़ी हुई थी लड़की की, और लड़की जान से जा चुकी थी। वह ये है कि जो बंदा, पुलिस का कहना ये है कि जो इनके घर में आया था वही
इसके साथ वहाँ पे मिला है। फिर वहाँ पे 2 सिगरेट नज़र आए पुलिस को, जो पिए हुए थे सिगरेट। इस पर पुलिस ने ये अपना बताया कि जनाब ये जो 2 सिगरेट हैं, ये लड़की अपनी रजामंदी के साथ, या इस बंदे को ये जानती थी, क्योंकि एक पराए बंदे के साथ कोई सिगरेट तो नहीं पीता, और ये भी उनको शक हुआ कि एक दूसरे के करीब थे ये लोग। और फिर पुलिस ने इंक्वायरी जब शुरू की, मुख्तलिफ लोगों से पूछा, किसी को मुकम्मल तौर पर इसका पता नहीं था कि वो दूसरा साइकिल वाला कौन था। ये वाकया कोई 37 साल पहले जर्मनी में पेश आया। आज भी पुलिस जो है इस बंदे को नहीं ढूंढ पाई, और अभी तक ये पुलिस लगी हुई है। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि जर्मनी के टीवी से एक प्रोग्राम चलता है एक्टन साइशन, उस पर यह वाकया मैंने देखा, मैंने कहा आपको भी बताऊं। अगर ये लड़की वहाँ पे थोड़ा सब्र कर लेती और फिर आपको पता है कि ग्रुप के साथ निकलती और रात को इतनी बहादुरी का मुजाहरा ना करती, तो मेरा ख्याल आज जिंदा होती। क्योंकि जो बंदा भी इसके पीछे पड़ा हुआ था वो पता नहीं कब से इसका पीछा कर रहा था, और अगर ये सब इकट्ठे होते और एक ही गांव में जाते, और वहाँ पे ज़ाहिर है जो गांव होते हैं वहाँ पास पास ही घर होते, इतना बड़ा इशू नहीं होता, हो सकता है इसका घर पहले आ जाता और ये अपने घर चली जाती। लेकिन क्योंकि वहाँ पे सब्र नहीं किया गया, ये भी मैं बता दूं कि कभी भी आप कहीं देखें कि आप अकेला जा रहे हैं कहीं पे, आपको भी इस तरह का मसला बन रहा है, तो कोशिश करें कि अपने आप को सबसे पहले सेफ करें। खासकर लड़कियां जो ख़वातीन हैं, हमारी पाकिस्तानी यूरोप में भी रहती हैं, यहाँ कई दफ़ा पाकिस्तानी लड़कियों के साथ भी इक्का दुक्का वाक़यात होते रहते हैं, इंग्लैंड में भी मैंने सुने हुए। तो जब भी आप अकेले निकलेंगे तो आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे आपके पास मोबाइल फ़ोन है, चाहे आज दुनिया तरक्की कर चुकी है, क्योंकि जो बंदा वारदात पे आता है वो मुकम्मल तैयारी के साथ आता है, वो आपको मौका नहीं देता कि आप उससे बच निकलें। नाज़रीन, इसके वालिदैन पे क्या गुजरी उसका अंदाज़ा मेरा हाल वही वालिदैन लगा सकते हैं जिनसे के साथ खुदा न खास्ता कभी इस तरह का हादसा पेश आया हो। किस तकलीफ से वो गुजरे, उनकी हालत देखने वाली थी। एक ही उनकी बेटी थी और उसके साथ ये हो गया, और वो लोग उम्र को इस हिस्से में थे कि जहाँ उनको औलाद की भी ज़रूरत थी, चाहे यहाँ पे औलाद साथ नहीं रहती, मगर फिर भी आके पता पुता करते हैं अपने माँ बाप की देखभाल के लिए, कोई ना कोई थोड़ा बहुत अहम जो किरदार होता है वो अदा करते हैं। और माँ बाप का भी यही कहना था जब उनको पूरी कहानी का पता चला कि काश हमारी बेटी उस वक्त अकेली ना आती। जिस दिन हमारे घर पे कोई आया था उस दिन हम पुलिस को रिपोर्ट करते, कोई फिंगरप्रिंट साइकिल से मिलते, और ये लड़की जो है जो बताया ये जा रहा है कि इसके साथ पहले ज़्यादती की गई। हैरानगी की बात ये है कि इतना शातिर था मुल्ज़िम के इसकी आवाज़ भी नहीं आई, और ज़्यादती के बाद इसे कत्ल किया गया। नहीं, हर बंदे को चाहिए कि अपनी एहतियात करे। हमारे ज़हन में होता है कि शायद यूरोप में हम रह रहे हैं, यहाँ पे सेफ़ हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर ये जो प्रोग्राम मैंने आपको एक्शन सेक्शन बताया उसमें अगर आप जाके देखें तो बेशुमार लोग जो है इस तरह जो मसाइल है उनका शिकार होते हैं, नौजवान लड़कियाँ, खूबसूरत लड़कियाँ। और ये नहीं कि यहाँ पे हर चीज़ होने के बावजूद आप सेफ़ हैं, तो अपनी एहतियात बहुत ज़रूरी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में हमारे इतने मसाइल हैं कि एक अभी हम कट्टा बांधते नहीं या दूसरा खुल जाता है, और फिर
पाकिस्तानी अवाम जिस जोश व जज्बे के साथ मैदान में आती है, काश इसी जोश व जज्बे के साथ ये इस्लामी तालीमात पर भी अमल करे और वहाँ पे आके बयानात ऐसे दिए जाते, हंसी आती है। कोई कहता है जनाब ख़त्म नबूवत पर डाका डाल गया है। मुझे ये समझ नहीं आती कि कभी नबियों की तालीम पर भी डाके डाल सकते हैं। आप भी सोचिए इस बारे में और गौर कीजिए कि जो तालीम इस्लामी तालीमात है उस पर कैसे डाका डाल सकता है, कि ऐसे ये हो सकता है। इन लोगों की सोच पर अफसोस होता है। और ये मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि जो फैसला ये समझ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई किया है, वो कोई फैसला नहीं है। किसी ने ये समझने की कोशिश नहीं की, ना फजल रहमान ने की, ना किसी और ने की। बाकायदा तौर पर कल इस पर फिर वजाहत की गई, जो अहमदियों के मतलब रिमार्क्स दिए गए। अब लोग समझ रहे हैं उसमें कि वो जो कवानीन थे पाकिस्तान में बने हुए वो ख़त्म हो गए हैं, काजी फायज ईसा ने वो ख़त्म कर दिया। मगर ऐसा नहीं है। एक ज़मानत का मसला था, एक बंदे की ज़मानत का प्रॉब्लम था। वो सुप्रीम कोर्ट ने केस सुना और उस पर यह बताया कि जनाब जो कवानीन इस पर लगाए गए हैं वो बने बाद में है, जो दफ़ा इस पर शामिल की गई है और ये केस पहले का है। तो ये समझ नहीं सके ये लोग। बड़ा सादा सा सवाल था, मगर फौरी तौर पर ये सोशल मीडिया पे और वहाँ पे मस्जिदों में ऐलान शुरू हो गए और आकर गंदी गालियाँ देनी शुरू कर दी। अब मुझे बताइए कि इस्लाम में कहाँ किसी को ये हक हासिल है कि किसी के खिलाफ इस तरह की गंदी ज़बान इस्तेमाल करे और उसके मतलब आके प्रोपेगेंडा शुरू कर दे, जब आपको समझ ही नहीं आई किसी चीज़ की। और अदालतें भी हमारी वैसे की हैं कि वो कोई फैसला करते हैं तो वो भी सीधा साधा नहीं करते, वो भी थोड़ा घुमा फिरा के। तो आपने देखा कितने सियासी केस हमारी अदालतों में पड़े हुए हैं और उनके भी फैसले इसी तरह आते हैं। फिर मैंने जब इसके बारे में पता किया तो कल सोशल मीडिया पे मुझे एक चीज़ और मिल गई, इजाफा हुआ उससे। चीफ जस्टिस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ये जो नदीम अंजम है, इनके मतलब किसी ने खबर लगा दी कि ये कादियानी है, हमारे पास मौजूद है ये सोशल मीडिया पे। अच्छा, एक मसला बन जाता हमारा, मसला ये बन जाता है कि कोई भी चीज़ हो जाए, हमारा ये वार होता है कि इस बंदे को गंदा करने के लिए वो भी इल्ज़ाम लगा दो। जिस तरह पाकिस्तान की पुलिस होती है कि वही हालात हमारी आवाम के हैं। पुलिस किसी को पकड़ ले तो उसके ऊपर जो मर्जी फिर डालती रहे और जो मर्जी उसको बाद में तशद्दुद के ज़रिए कि ये भी कबूल कर लो, ये भी कबूल कर लो, ये भी कबूल कर लो, हालांकि उसने नहीं किया था। इसी तरह हमारी आवाम भी जो काम किसी ने नहीं किए होते या जिस मज़हब से या जिस फ़िरके से किसी का तल्लुक नहीं होता, वो भी उसके ऊपर डाल देते हैं। वजह ये होती है कि ये लोग पहले भी नापसंद किए जाते हैं और आवाम इन्हें पसंद नहीं करती, और फिर इस तरह का मौका मिलना सोने पे सुहागा, और इस तरह की खबरें लगाकर लोगों के दिलों में नफरत पैदा की जाती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ इस तरह की खबर लगाकर, क्योंकि उसे लोग पसंद नहीं करते। इस तरह कमर जवेद बाजवा के मुतल्लिक भी थी, उसके ससुर के मुतल्लिक भी थी। पाकिस्तान में ये सबसे सस्ता एक कारोबार है और इसके लिए थोड़ा सा भी नहीं खर्च करना पड़ता, क्योंकि हमारे लोग जो है उनमें समझ नहीं, शौर नहीं, और इसी जहालत का फ़ायदा जो है तीसरी दुनिया जो है वो भी उठाती है। आपको याद होगा कि डेनमार्क में ऐसे खाके थे जो बहुत ही तकलीफ दे थे, और हमने फैसलाबाद में एक पता नहीं लाहौर में स्टेट बैंक लूटना शुरू कर दिया था। अकल नहीं है ना, प्रॉब्लम डेनमार्क में चली है। बैंक हम अपने लूट रहे, यहाँ से आप हिसाब लगा ले, अपने घरों को आग लगा रहे, अपनी दुकानों को आग लगा रहे कि हम कितने अक्लमंद लोग हैं, कितने हम इंक्वायरी करके कितना शौर हमारी कौम में आ चुका है। ये जहालत का वो म्यार है मेरा ख्याल कि इससे आगे अब जरूरत नहीं जहालत में जाने की। अब ये चीज़ें जब आपने कौम के सामने पेश करनी है, मतलब ये होता है जिस तरह सलमान तसीर को उसके गार्ड ने कत्ल कर दिया था, इसी तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के
इर्द गिर्द कोई ऐसा जो बंदा होगा जो मजहबी तौर पर जिसको इतनी समझ नहीं होगी, या चीफ जस्टिस के पास होगा, या जो जिन लोगों के ये नाम ले लें, मकसद ये होता है कि हम तो वहाँ तक पहुँचते नहीं, इनके ज़रिए इनके दिलों में ऐसी नफरत डाल दो कि ये भी जज्बात में आकर फिर तकरीरों में ये बताया जा रहा है कि जनाब वो जो कादरी ने किया था वो हम करेंगे। अब जितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं वो हल्फिया ये बयान नहीं दे सकते कि वो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान में अगर 20-30% भी लोग इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे होते तो आज पाकिस्तान बेकारी ना होता, आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। आज पाकिस्तान में रहना पाकिस्तानी पसंद नहीं करता। अगर 20-30% लोग होते तो वो ज़ाहिर दूसरों को समझाते, मगर इतने लोग भी नहीं। फजल रहमान जैसे लोग, जिसका बाप खुद आप सबके पता है कि पाकिस्तान बनाने के ख़िलाफ़ था, ये लोग तो फौरी तौर पर इस तरह के मौके की तलाश में होती। आपको मैं ये बता देता हूँ कि जब आप रिसर्च करेंगे, कहीं पे भी जाके पाकिस्तान की जो सही हिस्ट्री है वो पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि अहमदियों का किरदार क्या था वहाँ। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा सर ज़फ़रुल्लाह खान, जिन्हें आज भी याद दुनिया करती है, उसके बाद कई वज़ीर ख़ारजा है, किसी का नाम नहीं आपको पता होगा, किसी को, आम बंदे को उसका नाम पता नहीं होगा, या इंटरनेशनल लेवल पे उसका नाम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जो सर ज़फ़रुल्लाह खान थे उनके कारनामे ऐसे हैं। पाकिस्तान जब बना उसके बाद भी उन्होंने ऐसे काम किए। मैं दमिश्क में मराकश गया हुआ था, वहाँ पे भी उनका जिक्र हो रहा था। इतनी बड़ी स्टोरी है कि इस पर अगर बात करेंगे तो बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। फिर डॉक्टर अब्दुल सलाम है, आपने पाकिस्तानी कौम को, उनसे भी कोई फ़ायदा उठाने नहीं दिया गया, क्योंकि कौम को हम जहालत में रखना चाह रहे थे और सिर्फ मजहबी नफरत की वजह से उनको भी पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि रहना पसंद नहीं था। खैर, ये चीज़ें इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जब आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो वहाँ पे ऐसे बेशुमार लोग मिलेंगे जो पाकिस्तान की जब जंग हुई सन 65 की, तो उसमें भी उनके नाम हैं और बड़े बड़े नाम हैं, और लोग आज उस पर प्रोग्राम भी करते हैं यूट्यूब पर। वो अहमदी थे, लेकिन फिर भुट्टो साहब आ गए। 74 में भुट्टो साहब जब आए तो जो हमारे उलमा हैं उन्होंने भुट्टो साहब से जो काम करवाना था वो करवाने के लिए उन्हें भी मुख्तलिफ़ किस्म के सबक बाग दिखाए गए। लेकिन जब भुट्टो साहब ने पार्लियामेंट से अहमदियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया, उसके बाद उन्हीं मौलवियों ने भुट्टो साहब का क्या हशर किया। भुट्टो साहब के साथ वो सलूक हुआ, कोई उनको बचाने वाला नहीं था, कोई उनकी मदद करने वाला नहीं था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो दुनिया की नज़रों में आप सबके इल्म में है कि एक लीडर था, उसको एक गंदे कमरे में रखा गया। हमारे जो जर्नैल हैं, जनरल चिश्ती, उसने उसके मुंह पे ठुड्डे मारे और जिस हालत में उसको फांसी दी गई, और जिसके बाद ये दावे किए गए कि इनके ख़तरे भी नहीं हुए थे, ये मुसलमान भी नहीं थे। उस पार्लियामेंट के जो लोग थे उनके बारे में बाद में ये चीज़ें सामने आई कि ये सब शराबी कवाबी थे और इनका भी कोई तल्लुक़ मज़हब से नहीं था, सब लालची लोग थे। फिर जो भुट्टो साहब ने पाकिस्तान के साथ किया, 2 टुकड़े पाकिस्तान को कर दिया, सिर्फ अपने मफादात के लिए, सिर्फ झूठ के लिए। आपको पता है कि मुजीबुर रहमान जीता हुआ था और भुट्टो साहब ने कहा आप उधर हम इधर, वतन के साथ इतना बड़ा जुल्म किया। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको मैं बताऊं कि उस असम्बली ने कोई पाकिस्तान के लिए ऐसा कोई कारनामा अंजाम दिया। जो आइन बनाया, फ़र्ज़ करें चलो आइन की बात कर रहे, आज तक उस आइन के मुताबिक ये पाकिस्तान ना चल सका। बाद में जो तब्दीली की गई आइन में, उसमें भी आप सबको पता है कि पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बदतर होते गए। हम ऐसी मजहबी नफरत में पड़ गए, जो सीधा रास्ता था उससे भटक गए और आहिस्ता आहिस्ता
मज़हब के नाम पे हमारी धरती पे आए दिन खून बहने लगा। आए दिन ऐसे वाक़यात होने लगे, कभी किसी को ज़िंदा जला दिया, कभी किसी को कत्ल कर दिया, कभी किसी के ऊपर झूठा केस डाल दिया, और मुकम्मल तौर पर हम मज़हब से दूर हो गए। उसी मज़हब से दूर हो गए जिस मज़हब के हम नारे लगाते, उसी मज़हब के मुताबिक हम ना चल सके। उसके बाद ज़िया-उल हक साहब आए, उनको आज जिससे तरह लोग याद करते हैं, मेरा ख्याल है अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जिन अल्फाज में लोग उनको गालियाँ देते हैं, जिन अल्फाज में बताते हैं कि तालिबान उन्होंने पैदा की है, पाकिस्तान के कितने लोगों को जान से जाना पड़ा। और जो असल बात है वो ये है कि जिन लोगों के ये नाम लेते हैं कि ये कादियानी है, ये अहमदी हैं, पहले मैं बता दूं कि जो लोग आके प्रोग्राम कर रहे हैं उनसे अगर आप पूछेंगे कि कादियानी क्या है और अहमदी क्या है तो उनको ये भी नहीं पता होगा। मैं 100% आपको गारंटी के साथ बताना चाहता हूँ। 80% लोगों को ये पता नहीं होगा, सिर्फ उन लोगों को पता होगा जो इस पर तालीम हासिल करती है कोई गैर प्रोपेगेंडा करने के लिए। कादियान एक शहर का नाम है और लोगों को ये भी नहीं पता। ऐसे ही जैसे आप लाहौर में रहते हैं तो ये लाहौरी है, ये फैसलाबादी है, ये मुल्तानी है। तो जो कादियान में जो मैंने इंक्वायरी की तो वहाँ पे सरदार भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, अहमदी भी रहते हैं, हर फिरके के लोग वहाँ पे रहते हैं, हर मज़हब के लोग रहते हैं। जो असल बात अब मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि ये जनाब जिन लोगों के नाम ये ले रहे हैं ये अहमदी नहीं है। जब आप किसी पे इल्ज़ाम लगाएं, सिर्फ इसलिए इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इनको कोई ना कोई ऐसा मसला डाल दिया जाए जिस तरह सलमान तसीर के ऊपर डाला था, तो बड़े ही अफसोस की बात है, बड़े ही दुख की बात है। देखिए पाकिस्तान में आप समझते हैं कि एक बंदे के दुनिया से जाने से हालात ठीक हो जाएंगे, ये एक बंदे के ऊपर हम इल्ज़ाम लगाएंगे तो वो पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे। जब आपकी हर जगह पे पाकिस्तान के दुश्मन मौजूद होंगे, आप किसी जगह पे भी चले जाए तो आप एक को रास्ते से टाएंगे, वो दूसरा सामने आ जाता है। सलमान तसीर अच्छा आदमी था, मैं ये नहीं कह रहा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। हमें अपनी सोच को तब्दील करना है, अपने आप को तब्दील करना है, और वो तब्दीली यही है कि सबसे पहले हम खुद इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। सबसे पहले हम इस्लाम को समझें कि इस्लाम है क्या। खाली नारों से तो आप लोगों को रोज़ाना किसी ना किसी तरीके से, ज़ाहिर है ये आप देखती है जब से सियासी मसले बने उस वक्त से भी नारे चल रहे हैं, और नारों के साथ ये समझते हैं कि हालात हमारे ठीक हो रहे हैं। अपने आप को हम बदलते नहीं, हमारी कोशिश होती कि अगला बंदा बदल जाए। और जब तक पाकिस्तान में, ये मैं बिल्कुल आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं कि जिस तरह दुनिया के दूसरे ममालिक में कि सब एक जिस पाकिस्तानी नहीं बनेंगे, एक कौम नहीं बनेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान की हालत ठीक होने वाली नहीं। आप मजहबी नफरत में आगे निकल सकते हैं, ये उलमा तकरीरें कर सकते हैं मजहबी नफरत के मतलब, मगर सही इस्लाम ये आपको नहीं बताएंगे। सही इस्लामी तालीमात इसलिए नहीं बताएंगे कि इन्होंने खुद भी नहीं सीखी, इन्होंने तजारत बना दी हुई है। ये जुमे को जी बहुत बड़े खुतबात दिए जाएंगे और एक और नफरत का सबक दिया जाएगा। हमारी जो नस्ल है उसको बर्बाद करने के लिए ये उलमा ही काफ़ी हैं, दूसरे लोगों की ज़रूरत नहीं। सियासतदान इनको इस्तेमाल करते हैं। आप कल तक ये जो लोग फजल रहमान के ख़िलाफ़ थे वो भी सोशल मीडिया पे लिख रहे जी इसके साथ कितने भी इख्तलाफात हैं लेकिन इस जगह पे हम इकट्ठे हैं। एक चीज़ ज़हन में रखें, मज़हब हर बंदे का ज़ाती मसला है। यहाँ जो यूरोप में रहते हैं वो भी बैठ के इस तरह जहालत के सबक दे रहे हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि आप जिस मुल्क में बैठे हुए हैं यहाँ हर बंदे को मजहबी आज़ादी है। हर बंदा यहाँ अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकता है। किसी की जुर्रत नहीं कि किसी के मज़हब के मतलब दखल अंदाजी करे या किसी को मज़हब के नाम पे कत्ल करे या कुछ करे। यहाँ आके आप इन कवानीन के मुताबिक चल सकते हैं, मगर पाकिस्तान में आप इन कवानीन को नहीं ख़त्म कर सकते। ये बड़ा एक सवाल है। तो इसलिए कोई इनमें से अहमदी नहीं है, कोई कादियानी नहीं है, मतलब कादियान में इनमें से कोई पैदा नहीं हुआ, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ।
ये पाकिस्तान में लोग पैदा हुए सारे, ये तीनों लोग जिनका नाम लिया जा रहा है और इन पे जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो इसी वजह से कि मजहबी नफरत को हवा दी जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें। जर्मनी से आज एक प्रोग्राम आपको दिखाएंगे, बड़ा ही ज़बरदस्त, जुड़े रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ राना अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। राना साहब, हुकूमत बन रही है नई, क्या देखते हैं इनका मुस्तकबिल आप? इस हुकूमत का कोई फ्यूचर नहीं है, ये बदनीति पर मुश्तमिल हुकूमत है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। ये वही बात है कि नया जाल लाए पुराने शिकारी। ये लोग मुल्क को लूटने वाले हैं, मुल्क को देने वाले कुछ नहीं है। इनको बनाने वाले भी जो है वो भी बददियानत है, और जो ये बने हैं ये भी बददियानत है। इसलिए मुल्क के मफाद में ये लोग नहीं हैं। राना साहब, इतना खर्चा मर्चा करना था और फिर टीम वही लेके आनी थी, क्या जरूरत पड़ी हुई थी? और जनाब, जिसको कहते हैं ना निजामुद्दीन, उसकी बदनीति है। वो चाहता है कि इमरान खान नजर ही ना आए और मैं अपनी मन मर्जी करूं। 70 साल से वो मन मर्जी कर रहा है चौधरी निजामुद्दीन। अब उसका आखिर होने वाला है, इसलिए वो अपनी मनमानी कर रहा है। राना साहब, आपने देखा कि लोगों ने इंतखाबात में हिस्सा लिया और ये भी इतला मिली कि वो निज़ामुद्दीन ने ये कहा है कि जनाब, अगर बच्चे गलत कोई रास्ता अख्तियार कर लें तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी बात मान ले, हम अपनी मर्जी करेंगे। जब इन्होंने अपनी मर्जी करनी थी राना साहब, तो ये सब कुछ क्यों किया, ये बताइए। ये सिर्फ वो चाहते थे बहानाबाजी करके कि लोगों को मुतमिन कर सकें, आर्मी राय को मुतमिन कर सकें, हम इंतखाब भी करवा लें, इंतखाब को चुरा कर हम अपनी मर्जी का वजीर आज़म या सदर या इंतजामिया वगैरह बना दें। वो हालांकि एक मकर इंसान करता है और उसको तोड़ता है अल्लाह ताला भी है, अल्लाह ताला का भी एक निज़ाम है। इसलिए इनके साथ वही हुआ है, इनका सारा मकर फेल हो गया है और ये एक्सपोज हो गए हैं सारी दुनिया में, इनकी नीतियों का पता चल गया है। राना साहब, कल की खबर है कि महंगाई में इतना इजाफा हुआ है कि जो गरीब आदमी है वो और परेशान हो गया। अभी आप क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में और भी महंगाई होगी? इससे डबल होगी, इतनी महंगाई होगी, क्योंकि अभी इन्होंने कर्जा और भी लेना है और इजाफा तेल में अभी भी कर दिया है, कल परसों से इन्होंने मजीद किया है और इन लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा और महंगाई इन्होंने करनी है। क्योंकि ये जो भी इजाफा IMF कहता है ये लोग अवाम पर डाल देते हैं, अपने खुद पर तो ये डालते नहीं है, या गवर्नमेंट पर डालें या खुद जो इतनी फैसिलिटीज ले रहे हैं उनको खत्म करें। मसलन 500 यूनिट फ्री ले रहे हैं, तेल फ्री है इनका, डीजल इनका फ्री है, इनके सारे DA सारे ये खा जाते हैं। तो बात ये अवाम पर क्यों डालते हैं ये महंगाई? तो महंगाई बढ़ेगी, इनके बस का बात नहीं। ये जो जरदारी और नवाज शरीफ है, इन्होंने कभी कौम को दिया है कुछ? ये तो लेते हैं। अगर मोटरवे बनाए या ऑयल ट्रेन बनाए तो उसमें से वो 25% तो कमीशन ले जाते हैं ये लोग। इन लोगों ने कौम को ना दिया है ना देना है कुछ, इनको जूते पड़ने हैं और इन्होंने भागना है, करीब इनकी सब लपेट दी जाएगी। राना साहब, ये बताइए, जो सबसे अहम मसला है कि ये वजारतों में बंदर बांट की गई है, इसमें दोबारा वही चेहरे सामने आ रहे हैं जो अवाम पसंद नहीं करते। मरियम को वजीर आला बना दिया गया है और आप क्या समझते हैं कि ये जितने लोग हैं इनसे IMF कैसे मुतमिन हो जाता है? IMF को पता है कि इनके ऊपर चोरी के इल्ज़ाम है, इनके ऊपर हेरा फेरी के इल्ज़ाम है, तो फिर वो क्यों कर्जा इनको दे देते हैं? वो अमेरिका का चक्कर है ना, अमेरिका की पॉलिसी पर ये अमल दरामद है और वो जो अमेरिका की सारी बात है उसने इनको कर्जा लेके देना है ना, इनको कौन कर्जा देता है? नहीं, तो इसका मतलब अभी हम और कर्जे के वही तले दबे जाएंगे करीब। मुझे तो ये पता चला कि सरकारी जो लोग हैं उनकी तनख्वाहों के पैसे भी नहीं खजाने में पड़े हुए।
ये सारे मुल्क को गिरवी रखेंगे, आप घबराएं मत। अभी तो इन्होंने ये कराची का एयरपोर्ट रखा है वगैरह वगैरह, बाकी सब चीजें भी ये सारी गिरवी रखेंगे। राजा साहब, एक बड़ा अहम सवाल है कि इमरान खान का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं आप? इमरान खान का मुस्तकबिल रोशन है, अवाम उसके साथ है, और ये वो दिन करीब करीब आने वाला है जब इसकी ये जो फौज की जो वर्दी है ना, ये अवाम सरेराह फाड़ देंगे पकड़कर। इनका जब मुकाबला होगा ना तो ये सारे बैरक्स में वापस चले जाएंगे। राजा साहब, आज फौज और अवाम में इतनी दूरी बढ़ चुकी है। मैं लोगों से ये सवाल करता रहता, आपसे भी मैंने कहा पूछता हूँ कि अगर कोई दुश्मन हमला कर दे तो हमारे लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। मुश्किल, अवाम बिल्कुल इनके पीछे नहीं जाएगी। अवाम इनके फौज के साथ तो कुछ ना कुछ अवाम है, ये जर्नैलों के साथ जो जर्नैल है ना 125, इनके पीछे तो बिल्कुल नहीं जाएगी। ये लोग बिल्कुल अवाम से दूर हो चुके हैं, ये मुल्क की पॉलिसी से भी दूर हैं, और ये जो ये पूरा जो टोला है ना, हुक्मरान टोला, इनके साथ बड़े चंद जर्नैल मिले हुए हैं, ये चीफ जस्टिस ये वगैरह वगैरह सारे ये मिले हुए हैं, एक ही ग्रुप है ये। तो अवाम फौज के खिलाफ नहीं है, जर्नैलों के खिलाफ है, मगर बददिल हो चुकी है अवाम इनकी हरकतों से। सारे सूबों में बुरा हाल है। बलोचिस्तान तो पहले ही इनसे बददिल था, अब पख्तूनख्वा भी हो रहा है, इसी तरह पंजाब में भी बददिली ज्यादा आ गई है। मुस्तकबिल जो है बड़ा मखदूश है हमारे पाकिस्तान का। नवाज शरीफ को क्यों नहीं कोई वजीर आजम वगैरह की जिम्मेदारी दी गई, अहदा दिया गया? वो कहता मुझे पूरे पाकिस्तान में वैसे ही घुमाते रहे। नहीं, वो उसको ना तो सीट वही मिली है, इलेक्टेड भी नहीं है, वो थोड़ा एक तरफ भी रहता है ना। वो कहता है मुझे जो फुल इख्तियार चाहिए। इख्तियार तो वहां देखें, हुक्मरानी तो आपको नजर आ रहा है इनके बैक में कौन है। ये वो चौधरी निजामुद्दीन की मर्जी चलनी है, नवाज शरीफ की तो चलनी भी नहीं है। इसलिए वो जो है अकेला खाने को पसंद करता है, जब सारे साथ हों फिर वो नहीं हुकूमत करने को पसंद नहीं करता। राजा साहब, ये बताइए कि इसकी एक वजह ये भी है कि वो अच्छी तरह बूट पॉलिश करता है शहबाज शरीफ, और ये बूट पॉलिश नहीं करता, ये भी फर्क है? नहीं, बूट पॉलिश तो शहबाज बहुत अच्छी करता है, और वो डांस भी करता है, और येसर भी करता है। कार की डिग्गी में खुफिया तौर पे मिलके छुप के भी चला जाता है मुलाकात करने। वो सही एक्टर है। ये जो नवाज शरीफ है इसका और स्टाइल है। चले, बहुत शुक्रिया साहब का। ओके, थैंक यू। अच्छा, चीफ जस्टिस के खिलाफ जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा चल रहा था, एक गिरफ्तारी हुई है इस्लामाबाद से, उस बंदे को गिरफ्तार किया गया और मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये जो नफ़रत अमेज चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ मजहबी नफ़रत का जो आपने देखा, इस वक्त हर तरफ समंदर ही समंदर आपको नज़र आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी, आम पब्लिक में भी। और चीफ जस्टिस को ये वजाहत करनी पड़ी इस बारे में आकर, और उसके बाद ये लोगों ने बड़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पे ये कैंपेन चलाई है। अब उनकी खैर नहीं, उन सबको गिरफ्तार करके सज़ा दी जाएगी। और आपको ये मैं बता दूं कि एक दफ़ा नवाज शरीफ के दौर में चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ कुछ नारे लगे थे, और 3-3 साल फिर उन नून लीग वालों को जेल हुई थी। तो इसलिए जो लोग भी मजहबी तौर पर चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ नफरत फैला रहे हैं, उन्हें फौरी तौर पर एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया अकाउंट आपका जो है वहाँ पे सब चेक कर रहे हैं। और चीफ जस्टिस ने आके जब वजाहत कर दी तो उसके बाद मेरा ख्याल कोई सवाल पैदा नहीं होता। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम आप टिकटॉक पे और यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमें सब्सक्राइब भी करें, फॉलो कीजिए, ताकि आपको मज़ीद जो ठीक मालूमात है वो मिलती रहे। जुड़े रहे हमारे साथ। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।